हेलो फ्रेंड्स, आपका साइंस इंस्पायर क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि कल वीडियो में हमने बताया था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। तो प्रकाश के परावर्तन मुख्यतः दो प्रकार से होता है, एक होता है नियमित परावर्तन और एक होता है अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश का परावर्तन समतल व चमकीले पृष्ठ से होता है तो ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे समतल पृष्ठ है, समतल और चमकीला पृष्ठ है, इस पर जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं वो परावर्तन भी एक ही साथ हो रहा है और एक ही जगह पर होगा इसका परावर्तन। लेकिन जो अनियमित परावर्तन होता है, अनियमित परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश का परावर्तन खुरदरे पृष्ठ से होता है तो ऐसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। खुरदरे पृष्ठ, ये खुरदरा परावर्तक पृष्ठ है, इस पर प्रकाश की किरणें आ रही हैं, लेकिन जब इनका परावर्तन हो रहा है तो सभी प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं में अस्त व्यस्त हैं। लेकिन इस वाले पृष्ठ में जो प्रकाश की किरणें हैं, ये जब इनका जैसे ही वो आपतित हुई इस पृष्ठ पर, उनका परावर्तन भी एक ही जगह हुआ, एक ही बिंदु पर हुआ। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप एक समतल दर्पण लें और समतल दर्पण पे जो प्रकाश में आप लेके खड़े हो जाएं, धूप हो, तो अगर उसमें जितना भी प्रकाश आपतित होगा तो जब उसको हम जिस जगह घुमाएंगे उसका पूरा प्रकाश उसी जगह परावर्तित हो जाता है। लेकिन अगर हम क्या करें, उस दर्पण को तोड़ दें तो उसके बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे, यानी कि अब वो इस तरह से बन जाएगा खुरदरा। अब उसको अगर हम धूप में लेके जाएं और उसको, उस पर जितना भी प्रकाश आएगा, प्रकाश आएगा तो, लेकिन वो क्या होगा, विभिन्न दिशाओं, उसका जब परावर्तन होगा तो विभिन्न दिशाओं में अस्त व्यस्त होगा। ठीक है, तो हमें लगता है कि आप लोगों को ये नियमित और अनियमित परावर्तन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं प्रतिबिंब। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रतिबिंब, इमेज। क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से चलकर दर्पण या लेंस पर आपतित होती हैं, यानी प्रकाश की किरणें जब वो किसी वस्तु से चलकर क्या हुई, दर्पण या लेंस पर आपतित होती हैं, तो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, क्योंकि हमारा दर्पण से होता है परावर्तन और लेंस से होता है अपवर्तन, तो हमने इसलिए रखा है कि दर्पण से होगा परावर्तन, इसलिए पहले परावर्तन फिर लेंस, लेंस से क्या होगा, अपवर्तन। तो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे आप लोगों को एक दिख रहा होगा, एक ये दर्पण है, अवतल दर्पण, एक ये उत्तल लेंस है। इसमें क्या हुआ है, एक ये वस्तु रखी है ए बी, तो इससे क्या हो रही है, प्रकाश की किरणें चल रही हैं। ये प्रकाश की किरणें इस पर आपतित हुई और इससे आगे की ओर बढ़ी, और आगे की ओर बढ़ी तो सबसे पहले यहाँ पर आपतित हुई, दर्पण पर दो प्रकाश की किरणें, एक यहाँ पर आपतित हुई, एक यहाँ पर आपतित हुई। तो इससे दर्पण से क्या हुआ, इसका परावर्तन हुआ। तो परावर्तन के पश्चात इसने इस जगह पर एक दूसरे को काट दिया, तो यहाँ पर इसका ये क्या बन गया, ये एक प्रतिबिंब बन गया। इसी तरह लेंस में भी, यहाँ से ये वस्तु थी, वस्तु से प्रकाश की किरणें चली, प्रकाश की किरणें चली और अपवर्तन के पश्चात इन्होंने अपना प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर बना लिया। तो प्रतिबिंब में क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से चलकर दर्पण या लेंस पर आपतित होती हैं, या तो दर्पण पर होंगी या लेंस पर आपतित होंगी, तो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वह जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब भी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब? जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से चलकर, किसी वस्तु से चलकर, अब दर्पण या लेंस से जब उनका परावर्तन होता है तो वो एक निश्चित जगह पर मिलती हुई दिखाई देती हैं, एक किसी निश्चित बिंदु पर मिलती हुई दिखाई देंगी आपको। तो जब प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात मिलती हुई दिखाई दें
तो ऐसा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। अब वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है इसका जो प्रतिबिंब हमेशा बनता है वो वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है। कैसे उल्टा बनेगा, जैसे हम ये मार्कर लिए हैं, इसका जो ऊपर वाला भाग है ये ऐसा दिखाई देगा और जो नीचे वाला भाग है ये ऊपर की तरफ दिखाई देगा, यानी कि वस्तु के सापेक्ष जो प्रतिबिंब बनता है वास्तव वो हमेशा उल्टा बनता है। दूसरा क्या होता है इसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं तथा इसकी फोटो भी खींच सकते हैं। फोटो भी खींच सकते हैं। तो क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होगा, जब वस्तु से प्रकाश की किरणें चलेंगी तो वो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात मिलती हुई दिखाई देंगी, इसलिए इसको हम बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है, इसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इसकी फोटो खींच सकते हैं। दूसरा प्रतिबिंब होता है आभासी प्रतिबिंब, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होती है, अब इसमें तो प्रकाश की किरणें हमें मिलती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन आभासी प्रतिबिंब में क्या होगा, जब प्रकाश की किरणें वस्तु से चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो ऐसा प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। यानी जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात केवल मिलती हुई प्रतीत हो तो ऐसा प्रतिबिंब हमारा कहलाएगा आभासी प्रतिबिंब। इसके भी कुछ गुण होते हैं, जैसे यह प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के सापेक्ष सीधा बनता है, इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, इसकी फोटो ले सकते हैं, लेकिन फोटो ले सकते हैं। तो इस प्रतिबिंब को हम क्या कर सकते हैं, यह प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के सापेक्ष सीधा बनता है, इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त कर सकते थे। इसकी फोटो ले सकते हैं, इसकी भी फोटो ले सकते हैं, इसकी भी फोटो ले सकते हैं। हाँ, तो अब देखिए दर्पण। दर्पण क्या होता है, मिरर। देखो, जब किसी कांच की कोई एक हम प्लेट लें और प्लेट के एक ओर हम क्या कर दें, चांदी की पॉलिश या लेड की पॉलिश कर दें, तो एक ओर से क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा और एक ओर क्या है, पॉलिश कर दी है। पॉलिश करने से क्या होता है, प्रकाश जो है वो प्रकाश आएगा लेकिन वो इसकी दूसरी ओर नहीं जा पाएगा, यहीं से क्या होगा, उसका परावर्तन हो जाएगा। तो इस तरह से क्या बन जाता है, हमारा दर्पण बन जाता है। तो दर्पण हमेशा इसी तरह का होता है, उसके एक ओर होती है पॉलिश और दूसरी ओर से होता है प्रकाश का परावर्तन। अब आप देखेंगे दर्पण कितने प्रकार के, दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है, जैसे आपको ये चित्र दिख रहा होगा, ये हमने कांच का कोई एक समतल पृष्ठ ले लिया और कांच के समतल पृष्ठ पर हमने क्या किया, एक ओर चांदी या लेड की पॉलिश कर दी और दूसरी ओर से क्या बन गया, ये परावर्तक पृष्ठ बन गया। तो जब ये परावर्तक पृष्ठ बने कि हमने जो पृष्ठ कांच का टुकड़ा लिया है वो एकदम समतल है, तो जब समतल
कांच के प्लेट पर हम एक ओर चांदी की पॉलिश या लड की पॉलिश कर देते हैं और दूसरी ओर से प्रकाश का परावर्तन होता है, तो ऐसे दर्पण को हम बोलते हैं समतल दर्पण। अब समतल दर्पण में क्या होता है, कुछ विशेषताएं आप लोगों ने समतल दर्पण प्रतिदिन देखते भी होंगे। आपके या हमारे घर में जो दर्पण होते हैं वो समतल दर्पण होते हैं। तो समतल दर्पण में क्या क्या होता है उसको हम बताते हैं। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के सापेक्ष हमेशा सीधा बनता है। आप लोगों ने देखो, आप जब भी दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आपका जो चेहरा है वो जैसा है वैसे ही उसमें दिखाई देता है, यानी कि वस्तु के सापेक्ष सीधा बनता है, आभासी बनता है, वह वस्तु के बराबर बनता है। यानी कि इसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब है वस्तु के सापेक्ष सीधा, आभासी व वस्तु के बराबर बनता है। इसकी जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या ये अनंत होती है। फोकस दूरी और वक्र त्रिज्या अनंत होती है। इसका रेखीय आवर्धन प्लस का 1 होता है। तो ये आपको रेखीय आवर्धन आगे बताएंगे। अगर किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब हमें दर्पण में देखना है, जैसे मैं कहूं ये मार्कर है, इस मार्कर का हमें पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देखना है, तो क्या चाहिए, हमें दर्पण जो लेना होगा वो इस वस्तु यानी कि इस मार्कर की आधी लंबाई का हमें आधी लंबाई का हमें दर्पण लेना होगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, इस मार्कर का पूरा प्रतिबिंब दर्पण में बन जाएगा। यानी अगर किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब आपको दर्पण में देखना हो तो वस्तु की आधी लंबाई का हमें क्या लेना होता है, दर्पण लेना होता है। समतल दर्पण में क्या होता है, एक चीज और, कि जो दायां भाग होता है वो हमेशा बायां दिखाई देता है और बायां भाग दायां दिखाई देता है। ये समतल दर्पण की विशेषता होती है। नेक्स्ट क्या है, अगर दो समतल दर्पणों को हम ऐसा रखते हैं, ऐसा, तो समतल दर्पणों को जब आमने सामने रख दें या आमने सामने रख दें उनको, तो उसमें जो प्रतिबिंब बनेंगे दर्पण के या किसी वस्तु को, बीच में कोई एक वस्तु रख दें तो उसके अनंत प्रतिबिंब बनते चले जाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कभी आप बाल कटाने जाते हो तो नाई की दुकान में एक दर्पण इस तरफ लगा होता है, एक उस तरफ लगा होता है, तो उसमें बहुत सारे प्रतिबिंब बनते हैं। तो इस तरह से समतल दर्पण जो होता है उसमें अगर हम आमने सामने दो प्रतिबिंब को रख दें तो उसके अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। अब देखो, हाँ, तो गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण जो होता है वो कांच के खोखले गोले, यानी कि जो हमारे कांच का खोखला गोला है, इसको अगर हम बीच से काट दें तो एक तरफ ये ऐसा बचेगा, एक तरफ ऐसा बचेगा, और इसके क्या कर दें, एक और पॉलिश कर दें। तो एक और पॉलिश कर देंगे तो हमारा ये क्या बन जाएगा, गोलीय दर्पण बन जाएगा। तो गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ ऐसा भाग होता है जिसके एक ओर पॉलिश होती है तथा दूसरी ओर से प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। अब जो गोलीय दर्पण होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर क्या होता है, ऐसा गोलीय दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके बाहरी पृष्ठ पर, जो बाहर वाला पृष्ठ है इस पर पॉलिश होती है तथा आंतरिक पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे बोलते हैं गोलीय, उस ऐसे गोलीय दर्पण को बोलते हैं अवतल दर्पण कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसके बाहरी पृष्ठ पर, यानी जो हमारा बाहरी पृष्ठ है इसके बाहरी पृष्ठ पर क्या होती है, पॉलिश होती है तथा आंतरिक पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है, क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। अब इसके कुछ उपयोग भी होते हैं, उपयोग देखते हैं। जैसे अवतल दर्पण का जो पहला उपयोग है, इसका उपयोग आप लोगों ने देखा होगा, जो सर्च लाइट होती है, सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। परावर्ती दूरदर्शी, एक प्रकार का परावर्ती दूरदर्शी होता है, खगोलीय परावर्ती दूरदर्शी, उसमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तीसरा, जो हमारे डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, आंख, कान, नाक व
गले की जांच करने में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आंख कान नाक गले की जांच करने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, शेविंग बनाने में, शेविंग बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। सर्च लाइट में होता है, परावर्ती दूरदर्शी में होता है। डॉक्टर जो होते हैं आंख कान नाक गले की जांच करने में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। शेविंग बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। जो हमारी बाइक या मोटर वाहनों, इसमें लिख दो जैसे मोटर वाहनों की हेडलाइटों में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सर्च लाइट में, परावर्ती दूरदर्शी में, डॉक्टर आंख कान नाक गले की जांच करने में, शेविंग बनाने में और मोटर वाहनों की हेडलाइट में, इन सभी जगहों पर अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अब इसके बाद देखते हैं उत्तल दर्पण हमारा क्या होता है। इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ऐसा गोलीय दर्पण जिसके आंतरिक पृष्ठ पर, जो अंदर वाला पृष्ठ है, उस पर होती है पॉलिश। ठीक है, पॉलिश हमने बताई थी किस चीज की होती है, या तो लेड की होगी या फिर चांदी की होगी। चांदी की पॉलिश कर दी जाती है। तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसके आंतरिक पृष्ठ पर लेड या चांदी की पॉलिश होती है तथा बाहरी पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है, क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। अब इसके भी कुछ उपयोग होते हैं। इसके उपयोग केवल दो ही होंगे। एक होता है जो भी वाहन होते हैं, वाहनों में साइड मिरर के रूप में, वाहनों में साइड मिरर के रूप में। अब वाहनों में क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है, और आभासी तो बनता ही साथ में साथ वस्तु के सापेक्ष सीधा बनेगा, तो सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनता है। तो पीछे से कोई भी कितना भी बड़ा वाहन क्यों ना आ जाए, उसमें इसका पूरा प्रतिबिंब बन जाता है। तो वाहनों में साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। दूसरा दूसरा इसका उपयोग किया जाता है आपकी जो स्ट्रीट लाइट होती हैं, स्ट्रीट लाइटों में। स्ट्रीट लाइटों में क्यों किया जाता है? देखो, उत्तल दर्पण क्या करता है? प्रकाश को फैला देता है। तो स्ट्रीट लाइट आप लोग जानते हो, खम्भे के ऊपर जो लाइटें लगी होती हैं उनको स्ट्रीट लाइट बोलते हैं। तो स्ट्रीट लाइटों में इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण क्या करता है? प्रकाश को फैला देता है, ज्यादा से ज्यादा जो क्षेत्रफल वाली सड़क है उस पर प्रकाश पहुंचाया जा सके, इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, तो अब देखते हैं दर्पण संबंधी परिभाषा। आपको ये दर्पण दिख रहे होंगे, एक अवतल दर्पण है, एक उत्तल दर्पण है। इसमें सभी चीजें सेम है। तो आइए उनको देखते हैं, इसमें क्या कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पर होती हैं। जैसे पहला है दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव आपको दिख रहा होगा, इसको हम बिंदु, इसको P से प्रदर्शित करते हैं। तो ये होता क्या है दर्पण का ध्रुव? जो ये परावर्तक पृष्ठ है, ये जो परावर्तक पृष्ठ है, इसका एकदम मध्य बिंदु आपका दर्पण का ध्रुव कहलाता है। यानी परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, परावर्तक जो हमारा पृष्ठ है, पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, प्रदर्शित P से करते हैं। अब देखो नेक्स्ट, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? देखो, आपने देखा होगा ये जो गोलीय दर्पण है, ये खोखले गोले के कटे हुए भाग थे। तो इस गोले का जो केंद्र था, इस गोले के केंद्र को ही दर्पण का क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो गोलीय दर्पण जो अवतल हो या उत्तल हो, कोई भी हो दोनों में से, तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, कांच का जो एक खोखला गोला था उसका जो कटा हुआ भाग होता है, उस गोले के केंद्र को ही दर्पण का क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, अब देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा,
खंड को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। तो इसी तरह से इसकी भी परिभाषा हो गई वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होगी? जो हमारा कांच का खोखला गोला था, इस गोले से केंद्र को गोले के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा खंड को हम बोल रहे थे त्रिज्या। तो इसकी त्रिज्या ही इस दर्पण की क्या कहलाएगी? गोलीय दर्पण, जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या दर्पण की क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब देखते हैं मुख्य अक्ष। वक्र त्रिज्या को कैपिटल आर से प्रदर्शित करेंगे। मुख्य अक्ष हमारा क्या होता है? ये हमारा केंद्र है, ये ध्रुव है। तो वक्रता केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा हमारी कहलाती है मुख्य अक्ष। इसी तरह यहाँ पर भी ये ध्रुव है, ये केंद्र है, इसको जो रेखा मिला रही है वक्रता केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। इसकी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब नेक्स्ट है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है, इसको जरा डिटेल में समझते हैं। जैसे ये हमारा उत्तर अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया, ये ध्रुव हो गया। यहाँ पर अभी हम बताएंगे मुख्य फोकस होता कैसे है। अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, ये दर्पण से इसका परावर्तन होगा, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती है, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। फिर से एक बार, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, जो मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण कोई जाएगी, जब वो दर्पण पर आपतित होगी और आपतित होने के पश्चात जब उसका परावर्तन होगा, तो परावर्तन के पश्चात वो जो मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाएगी, उस बिंदु को ही हम कहेंगे दर्पण का मुख्य फोकस। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट है फोकस दूरी। मुख्य फोकस को हम करते हैं कैपिटल एफ से प्रदर्शित, ठीक है। फोकस दूरी क्या होती है? मुख्य फोकस से ध्रुव, मुख्य फोकस से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा या दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी। मुख्य फोकस से ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है, ठीक है। आप लोगों की फोकस दूरी समझ में आ गई। मुख्य फोकस से ध्रुव तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं द्वारक। द्वारक देखते हैं। द्वारक क्या होता है? जो एक परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ का जो एक बाहरी सिरा है, दोनों, इस ऊपर की तरफ एक बाहर की, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, तो परावर्तक पृष्ठ के हम क्या बोल रहे थे? दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ के बाहरी सिरों को मिलाने वाला जो रेखाखंड है। अब ये रेखाखंड क्या है? ये गोला होता है, तो गोले की ये जीवा होगी, इसको क्या बोलते हैं? जीवा। जीवा क्या होती है? जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये एक वृत्त है, वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को कोई चीज मिला दे, तो इसी को क्या बोलते हैं? जीवा। तो इसी तरह से ये गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण की यहाँ पर ये क्या है? ये परिधि ही है। तो पर बाहरी जो भाग है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, इसको मिलाने वाली जो जीवा है, इसको ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो आपको द्वारक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं फोकस तल। फोकस तल हमारा क्या होता है? जैसे कोई तल है, ठीक है, वह तल क्या हो? मुख्य फोकस पर रख दें, लंबवत, मुख्य फोकस से होकर, ये हमारा मुख्य फोकस है और इसी के हमने इसी पर रख दिया, और क्या हो? वो मुख्य अक्ष के लंबवत हो। जैसे ये तल है, इसको हमने क्या रखा? मुख्य फोकस पर रखा है, तो ये मुख्य अक्ष के लंबवत हो गया। तो वह तल जो मुख्य फोकस से होकर जाता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, ऐसे तल को हम क्या कहते हैं? फोकस तल कहते हैं। वह तल जो मुख्य अक्ष के क्या होता है? लंबवत, तथा फोकस से होकर जाता है, ऐसे तल को ही हम क्या बोलते हैं? फोकस तल कहते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये समझ में आया होगा।